नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम मुद्दा है गरम। मुद्दा है गरम में बात करेंगे हम कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। लगातार प्रदेश में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं और जब से स्कूलें चालू हुई स्कूलों में भी लगातार स्टूडेंट्स कोरोना संक्रमित आ रहे हैं और स्कूलों को कई बार बंद भी करना पड़ रहा है। ऐसे में अभिभावक परेशान थे कि आखिरकार सरकार को कोई गाइडलाइन जारी करनी चाहिए, क्योंकि स्कूल प्रबंधकों ने कुछ दिनों से जो ऑनलाइन क्लासें थी वो बंद कर दी और इसके चलते बच्चों को जबरन स्कूल में जाना पड़ रहा है। बहुत से अभिभावक ऐसे थे जो चाहते हैं कि अभी स्कूलों में सभी बच्चों को नहीं भेजा जाए, स्कूलों में कोई सीमा तय हो 50% या 60% या 40-60, इस तरह की बातें लगातार उठ रही थी। और इसी के बीच राजस्थान सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके अनुसार अब तय कर दिया है कि स्कूलों को ऑनलाइन कक्षाएं जारी रखनी पड़ेगी। इसके साथ ही बच्चों को जबरन बाध्य करके स्कूलों में नहीं बुलाया जा सकेगा। इसके साथ ही बहुत सारे नियम कायदे तय किए हैं, मास्क लगाना, सैनिटाइजर करना, तमाम बातें तय की है। इन्हीं बातों पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं राधेश्याम मेहता जी हैं, जो निजी स्कूल संचालक भी हैं और इस निजी स्कूल संचालकों की जो कमेटी बनी हुई है उसके महासचिव भी हैं। मेहता जी, आपका स्वागत है। स्नेहलता साबू है, अभिभावक परिषद की सचिव है। स्नेहलता जी, आपका भी स्वागत है। स्नेहलता जी, सरकार ने शायद आपकी बात सुन ली है, अभिभावकों की बात सुन ली है, नई गाइडलाइन जारी कर दी है। किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है जरूरी था नई गाइडलाइन का आना, और इस गाइडलाइन को आप किस तरह से देखती? सबसे पहली बात, बिल्कुल मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगी। बहुत दिन से अभिभावकों के खूब फोन आ रहे थे, क्योंकि कोरोना के केस जैसे जैसे बढ़ रहे थे अभिभावकों की चिंता बढ़ती जा रही थी कि हमारे बच्चों का क्या होगा। एग्जाम भी चल रहे थे कि बच्चों की वापस ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी जाए। तो अभिभावक भी खुश हैं अब, ठीक है, लेकिन अब इसकी अनुपालना कैसे की जाए ये सरकार के ऊपर है कि वो कैसे अनुपालना करवाएगी। हाँ, ऑनलाइन क्लासेस कर दी, इसके लिए अभिभावक अब संतुष्ट हो जाएंगे कि बच्चों को घर पे बैठकर पढ़ना पड़ेगा, हमें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मेहता जी, सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। कुछ स्कूल संचालक इस बात पर अड़े थे कि जब 100% बच्चों की उपस्थिति स्कूलों में हो रही है तो ऐसी स्थिति में हम खर्चा क्यों बढ़ाएं? ऑनलाइन कक्षाएं चालू करने के लिए उनको अतिरिक्त जो है टेक्निकल स्टाफ रखना पड़ता है कहीं न कहीं। तो अब आपको लगता है सरकार का जो डिसीजन आया सही है, और जो आपका जो स्कूल संचालक है वो भी इस बात को मानेंगे और उनको जो पहले की तरह ही व्यवस्था रखनी पड़ेगी? देखिए सर, इसमें जो नई गाइडलाइन आई है इसमें काफ़ी विरोधाभास है। सरकार ने जिस हिसाब से कोविड की गाइडलाइन के तहत जैसे मास्क है, उसमें सैनिटाइज है या जो डिस्टेंस मेंटेनिंग का है वो बिल्कुल सही है। हम उसकी पहले से ही जो स्कूल्स है उसकी पालना कर रहे हैं। जी जी। लेकिन जो ऑनलाइन और ऑफलाइन जो क्लासेज के बारे में सरकार ने कहा कि ऑनलाइन क्लासेज के लिए या ऑफलाइन क्लासेज के लिए आप स्टूडेंट्स को बाध्य नहीं कर सकते। जी। तो हमारे अध्यक्ष जो अनिल जी शर्मा जी ने पहले ही इसके बारे में कहा कि अगर कोई भी पेरेंट्स है 50% के ऊपर जाके अगर हमें उसमें रिटर्न में देते हैं जी जी। तो हम 100% ऑनलाइन उसमें एक विकल्प के रूप में इसको स्टार्ट जरूर करेंगे जी। अब गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जैसे कोई इसमें कहा गया कि 50% कैपेसिटी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को बिठाना है। इट मीन्स 40 जो स्टूडेंट एक क्लास में है वो 20% हो गए, यानी कि एक क्लास के 2 सेक्शन है जी। और फिर उसके साथ ही उनमें से कुछ जो स्टूडेंट है वो ऑनलाइन एजुकेशन चाहते हैं या पेरेंट्स ऑनलाइन एजुकेशन चाहते हैं। तो आपके लिए इसके लिए हमें जो जहाँ एक टीचर की रिक्वायरमेंट होती थी वहाँ हमें 3 उसमें टीचर्स की एक उसमें एक प्रकार से रिक्वायरमेंट, उसमें खर्चा बढ़ेगा। और जैसे ही हम उसमें इसके लिए पेरेंट्स के इसके बारे में बात करेंगे तो पेरेंट्स अभी जो पहली वाली जो फीस है उसके बारे में ही बातचीत नहीं करना चाह रहा है स्कूल में। अभी भी उसमें पेरेंट्स की तो फीस को लेकर चिंता करनी चाहिए। सर, हम पिछले 2 साल से बच्चों की ही चिंता कर रहे हैं। पेरेंट्स के बीच में अभी जो 2 ईयर में जो कोविड गाइडलाइन जब से कोविड स्टार्ट हुआ है तब से पेरेंट्स ने एक प्रकार से निजी स्कूलों को एक ये मान लिया कि ये जैसे फीस लेने वाले हैं। तो इसमें क्या है, ये जो सोच है वो बच्चों में भी डेवलप हुई है। मैं ये मानता हूँ कि एजुकेशन एक खर्च न होकर एक इन्वेस्टमेंट मानना चाहिए। वो सबसे बड़ा जो एजुकेशन जो उसमें बच्चे के माइंड जो में स्टार्ट होता है वो घर से होता है। अब घर पे पेरेंट्स ने एक प्रकार से ऐसा माहौल बना लिया है कि स्कूल के बारे में एक गलत राय उस बच्चे के माइंड में फीड है। आपकी बात काट रही हूं, ये गलत बोल रहे हैं आप। बिल्कुल बताइए आप स्नेहलता जी। ये गलत बोल रहे हैं कि बच्चों की फीस रोक दी गई या बच्चों का माइंड वैसा कर दिया गया। नहीं, आप छोटे छोटे बच्चों पे इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगा सकते। बच्चों की जो कोविड आया सबको पता है कितना खतरनाक आया था, और फीस दे रहे हैं बच्चे। 100 में से 10 केस अगर ऐसे आते हैं तो अब सब बच्चों अभिभावकों पे ये प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। प्राइवेट स्कूल जो आज इतना व्यवसायीकरण हो चुका है, मतलब अनचाहे वो लोग रुपए लेते हैं। आज कोई भी स्कूल हो 500 रुपए की एक शर्ट,
500 रुपए की एक शर्ट, 500 रुपए की एक पैंट, इतना खर्चा नहीं आता है। व्यवसायीकरण तो पहले से हो चुका, अब आप इसको लेकर आप इसका फीस करके बच्चों का दिमाग भी वैसा कर दिया। बहुत गलत बोल रहे हैं आप ये चीजें। आप सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं निजी इनको कहना है कि अभी तक पुरानी फीस भी नहीं आई है। नहीं जी सर, ऐसा बात नहीं है। 100 में से 10 केस होंगे क्योंकि उनकी सर्विस छूट चुकी होगी या किसी का व्यवसाय बंद हो चुका होगा। आप सब पे 80% पे इल्जाम नहीं लगा सकते। 80-90% जो भी बचा उन पे नहीं लगा सकते आप। गलत, बिल्कुल गलत। राधेश्याम जी, आपको लगता है कि क्योंकि देखिए जब तक पुरानी फीस नहीं देते अगली क्लास में आप क्रमोन्नत नहीं करते उसको, तो ऐसी बात नहीं है कि पेरेंट्स को मजबूरी में कुछ भी किया होगा उन्होंने, उनको फीस तो चुकानी पड़ी है अगली क्लास में जाने के लिए। हाँ, चुकानी पड़ेगी फीस कभी भी। देखिए सर, इसमें स्कूल शिक्षा परिवार के उसमें आपके सदस्य होने के नाते हमने राजस्थान के सभी निजी स्कूल में पहुंचने का प्रयास किया है। वहाँ पे जो निजी स्कूल संचालक है उनकी जो पीड़ा उन्होंने बताई है कि जो स्टूडेंट उसमें आपके 2 ईयर से जो उसमें फीस के मामले में उनको काफ़ी बहुत सारी उसमें जो प्रॉब्लम है उनका फेस करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि पेरेंट्स स्कूल में आना ही नहीं चाह रहा है। अब जैसे मान लो कि अभी धीरे धीरे आपने उसमें कोविड केसेस के बारे में बताया, तो ये मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि हमें दूसरा जो पहलू है, बच्चे के पेरेंट्स के कोविड होता है और बच्चा किसी भी उसमें फैमिली फंक्शन या उसमें शादी उसमें समारोह में जाता है, वहां से कोविड लेके आता है और स्कूल उसको आइडेंटिफाई करके उसमें आपको उसमें जांच करवाता है, टेस्ट करवाता है, तो वो बच्चे और भी उसमें आपके उसमें मिलते हैं। तो हमें सेकंड पहलू को भी देखना पड़ेगा। केवल एक स्कूल के ऊपर ही ब्लेम लगाना ये ठीक नहीं है। क्या आज मार्केट ओपन नहीं है, क्या शादियां नहीं हो रही है, तो हमें सारे पहलू को देखना पड़ेगा। स्कूल के ऊपर ही हम जैसे उसको ब्लेम करके और इसकी उसमें कोविड की पूरी रूप से पालना नहीं कर सकते। इनका सीधे से कहना है जब बाजार खुल रहे हैं, शादियां हो रही है, सब जगह सामूहिक रूप से इतने नेताओं की सभाएं होती है, चुनाव सभाएं हो रही है, धार्मिक कार्यक्रम अनुष्ठान होने लग गए हैं, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ सरकार स्कूल पे, शैक्षणिक संस्थाओं पे इस तरह का नियम ला दे वो ठीक नहीं है। नहीं सर, तो अभिभावक खुद चाह रहे हैं ना ये बात, और बच्चे हैं, बच्चे मॉल में थोड़ी घूम रहे हैं। एक साथ बच्चे स्कूल के अंदर 40, 50, 60 बच्चे होते हैं, वो एक साथ रहते हैं, एक साथ खाना खाते हैं। घर में अपन रोक सकते हैं, मॉल में जाएंगे तो पेरेंट्स के साथ रहेगा एक बच्चा। स्कूल में आप कौन देखेगा? वहां पे कौन देखने वाला है उनको? वहां कोई नहीं देखेगा। सनालिता जी, मैं एक बार आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ जुड़ रही है डॉक्टर अनीता गौतम जी, मनोचिकित्सक है। डॉक्टर साहिबा नमस्कार, आप मेरी आवाज सुन रही है अनीता जी? हाँ, आवाज आ रही है आपकी। बिल्कुल, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका एवन टीवी के कार्यक्रम में। नमस्ते अनीता जी, बिल्कुल सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है और आपको पता ही है कि जिस तरह स्कूलों में लगातार बच्चे कोरोना संक्रमित आ रहे हैं, अभिभावक लगातार इस बात की मांग उठा रहे थे कि कक्षाएं ऑनलाइन वापस शुरू की जाए जी। और आपने देखा पिछला कोरोना काल, क्योंकि सबने अपने परिवार के रहने वाले भी लोग हैं, कि बहुत सारे बच्चे इसमें जो है फ्रस्ट्रेशन में आ गए, कई तरह की समस्याएं, बीमारियां हुई है। आपको लगता है कि अब ऑनलाइन क्लास वापस से शुरू करने की वापस मांग की जा रही है कि भाई पूरी तरह से ऑनलाइन क्लास हो जाए? हालांकि सरकार ने कहा कि जो अभिभावक लिख के देंगे वही होगा, वही आएंगे, बाकी लोग अपने घर से पढ़ाई कर सकते हैं। आपको लगता है बच्चों के मस्तिष्क पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा है, जो लंबे समय से उन्होंने कोरोना काल के दौरान घर पे रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, जब पहली बार कोरोना हुआ तो हमारा सबसे बड़ा डर क्या था कि हमें इसका इलाज नहीं मालूम, और हम अगर किसी को कोरोना हो भी जाता है तो वो बचेगा नहीं बचेगा। धीरे धीरे इसका इलाज भी हुआ, लोग ठीक भी हो रहे हैं, घर पे भी जा रहे हैं। देखिए, इंसान अपने परिवार को अपने से ज्यादा प्यार करता है और अपने बच्चों को अपने से ज्यादा। मुझे कुछ हो जाए कोई बात नहीं, अगर मेरे बच्चों को कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा? बच्चों के लिए डर हर इंसान के लिए बहुत बड़ा होता है, ठीक है। इसीलिए अगर स्कूल भेजते वक्त अगर किसी के बच्चे को कोरोना पॉजिटिव हो रहा है तो ये एक बहुत बड़ा डर अभिभावकों के मन में है। इनफैक्ट अभी भी कई बच्चे, कई पेरेंट्स जो चाह रहे हैं कि उनके बच्चे अभी स्कूल नहीं जाए क्योंकि अभी बच्चों की वैक्सीन नहीं आई है, इसलिए उनको डर है कि अगर बच्चों को कोरोना हो गया तो उनको फिर इलाज किस तरीके से रहेगा। जैसे हमने भारत में दूसरी लहर देखी थी कि इलाज होते हुए भी सिर्फ हमारे इतने लोगों की मृत्यु हुई है। हमें पता था कि इसको किस तरीके से ठीक करते, पर फिर भी हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाए थे और काफी हमने ऐसा इसका एक दर्दनाक वो देखा था। तो वही कहीं ना कहीं डर अभी भी लोगों के मन में है, अभिभावकों के मन में है, जिस वजह से वो अपने बच्चों को एकदम से स्कूल भेजने में थोड़ा सा डर या हिचक महसूस कर रहे हैं। इतने लंबे समय से जब बच्चे घरों में हैं, पढ़ रहे हैं, एक बंद वातावरण में पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका असर उनकी मानसिकता, उनके ग्रोथ पर तो पड़ता है, जाहिर सी बात है।
स्कूल जाने में एक डर भी है और एक खुशी भी है, थोड़ा मिला जुला सा असर हर बच्चे के दिमाग और उसके मन पर पड़ा है। तो हर एक बच्चा उसको किस तरीके से लेता ये है, पर फिर भी कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर हम देखें तो जो डर है इंसान का वो बहुत ज्यादा है कि हम अपने बच्चों को भेजें या नहीं भेजें, ये हमेशा रहेगा। तो आपको लगता है अभी ऑनलाइन क्लासेस जारी रखनी चाहिए? देखिए अभी जो इस तरीके से कि अगर जब केसेस बढ़ रहे हैं तो एक सरकार की भी जिम्मेदारी हो जाती है कि कहीं ये केसेस ज्यादा ना बढ़ जाए, हम इसको कंट्रोल कर पाए ना कर पाए, तो वो सब चीजें सोचकर ही एक गाइडलाइन जारी की गई है कि अभिभावक जब अनुमति देंगे तो ही स्कूल वहां जाए। एक्चुअली अभी इसके अंदर पूरी तरीके से कहना, क्योंकि हम ये जब पहले बात चली थी तब भी ये देखने में आ रहा था कि तीसरी लहर तो आएगी और तीसरी लहर में बच्चों को खतरा ज्यादा है, तो वो डर सरकार में भी है और वो डर अभिभावकों में भी है। तो कहीं ना कहीं उन दोनों को लेके, जैसे अभी मैं सुन रही थी, बाकी जैसे गेस्ट ने बोला है कि बच्चे बाहर भी जा रहे हैं, मॉल में भी जा रहे हैं, शादी ब्याह में भी जा रहे हैं, तो ये है कि बच्चों का घर से बाहर निकलना अभी इतना ज्यादा नहीं है। लोग बाहर जा रहे हैं पर फिर भी अभी कहीं ना कहीं लोगों के मन में रिस्ट्रिक्शन है। जितना पहले खुले होकर या फिर हर जगह जहाँ पे जा रहे थे जैसे पार्क वगैरह में, वो चीज अभी भी कम है, इतना ज्यादा खुला नहीं है, तो डर तो अभी भी लोगों के मन में है, ये तो है। आपको लगता है वैक्सीनेशन आ जाए, बच्चों की वैक्सीनेशन होने लग जाए, उसके बाद ही इस तरह कदम होना चाहिए कि फिर सब चीज ओपन कर दी जाए? जब तक वैक्सीनेशन नहीं आती है तब तक, क्योंकि विभाग भी डरा हुआ है, सरकार भी डरी हुई है और तमाम लोग डरे हुए हैं, तो ये ऑप्शन रहना ही चाहिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का। बिल्कुल, अभी तो ये रहना ही चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता चलेगा कि कब 10 से केस 20 हो जाए, 30 हो जाए, 100 हो जाए, तो हमें उस सब चीजों को कि किस तरीके से हम उसको मैनेज कर सके, उन सबको सोचकर ही आगे चलना पड़ेगा। तो वैक्सीनेशन आ जाए उसके बाद ये सब चीजें हमको देखनी पड़ेगी कि धीरे धीरे किस तरीके से हैंडल कर पाए। जैसे स्कूल थोड़े टाइम के लिए खुले, फिर अगर कोरोना केस बढ़ जाते हैं तो स्कूल फिर ऑनलाइन हो गए, तो ये चीजें जैसी सिचुएशन आती है वैसे करना पड़ेगा। पर हाँ, अभी तक तो यही कह सकते हैं कि लोग अभी भी लोगों के मन में हिचक है कि हम अपने बच्चों को स्कूल भेजे नहीं भेजे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी, आपने अपनी बात रखी, आपने बताया कि किस तरह से अभिभावकों में डर है, और सबसे बड़ी बात टीचर्स में ऐसी बात नहीं है कि टीचर्स के बच्चे नहीं हैं, और सरकार भी, क्योंकि सरकार को व्यवस्थाएं देखनी है। यदि एक साथ कोरोना पेशेंट्स बढ़ते हैं तो अस्पतालों में व्यवस्थाएं नहीं है। अनीता जी हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दा गर्म है कोरोना की नई गाइडलाइन को लेकर स्कूल और अभिभावकों के बीच जो ठंडी हुई थी, कहीं न कहीं उनमें अब लग रहा है कि सरकार ने सही डिसीजन दिया है। सरकार का जो निर्णय है वो अभिभावकों के पक्ष में भी है और सरकार स्कूल के पक्ष में भी है, क्योंकि कहीं न कहीं स्कूल की जिम्मेदारी ये हो गई कि जब तक अभिभावक लिखकर खुद नहीं देगा वो उनके बच्चों को कक्षा में अनुमति नहीं देंगे। आपको लगता है मेहता जी, आप लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है उस गाइडलाइन की पालना कराने की? सरकार ने साफ साफ पर कहा कि मास्क, सैनिटाइजेशन, 2 गज की दूरी, आपकी ऑटो रिक्शा या जो आपकी बस है, वाहन है, उनमें जो बच्चों की भीड़ भाड़ आती थी, उन तमाम बातों पर नजर रखने की जिम्मेदारी आप लोगों की रह गई। देखिए सर, ऐसा है कि स्कूल्स तो पहले भी जैसे कोविड उसमें जो भी गाइडलाइन उसमें पालन उसमें कर रहे हैं, लेकिन अभी जो नई SOP आई है इसको देखते हुए हमें और भी ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे अभी उसमें अपने आपकी यूरोपियन कंट्री और यहाँ तक जो ब्रिटेन जो आपके है उस वहाँ पे जो सर्वे किया गया है, तो वहाँ पे 10 लाख स्टूडेंट्स ऐसे थे उसमें जिनके एंटीबॉडीज के अकॉर्डिंग जो सर्वे हुआ उसमें केवल 2 बच्चे ऐसे हैं जिनको बचाया नहीं जा सका। ऐसे ही सीरो रिपोर्ट है, ICMR है, जो जितने भी रिपोर्ट्स आ रही है उसमें ये है कि बच्चों को इसमें कोविड की जो आप बात कर रहे हैं उसमें ज़्यादा खतरा नहीं है। लेकिन फिर भी हमें सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। सभी स्कूल संचालक विशेष रूप से उसमें जो भी सोशल डिस्टेंसिंग का मामला हो, मास्क, सैनिटाइजिंग है, उसको प्रॉपर वे में उसका पालन करेंगे, ऐसे ही हम उम्मीद करते हैं। साथ ही अनिल जी शर्मा ने पहले ही उसमें आपके चैनल के माध्यम से और भी जो आपके न्यूज़पेपर हैं उनके माध्यम से मंत्री जी से मिलकर ये सभी पेरेंट्स को आश्वस्त किया गया है कि वे आप 50% से यदि पेरेंट्स हमें लिख के देते हैं तो हम ऑनलाइन क्लासेज बिल्कुल 100% स्टार्ट करेंगे। और यदि अगर मान लो 40 स्टूडेंट्स में से अगर 4 स्टूडेंट है या 5 स्टूडेंट्स अगर ऑनलाइन क्लासेज के लिए कहते हैं तो ये हमें एक प्रकार से व्यवहारिक इसमें सोचना पड़ेगा कि एक पेरेंट्स के कहने से ऑनलाइन क्लासेज का संचालन पॉसिबल नहीं है।
और साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे जिस एरिया में अगर कोई भी बच्चा संक्रमित पाया जाता है तो हमें उस एरिया को ही उसमें एक प्रकार से पॉइंट आउट करना चाहिए, न कि पूरे राजस्थान को इसके ऊपर देखने की ज़रूरत है। अभी सर उसमें कोविड की वजह से मैं पेरेंट्स के साथ साथ में जो भी हमारे निजी स्कूल संचालक है, उसमें ऐसे निजी स्कूल संचालक है जिसमें 4000 के ऊपर जो स्कूल्स है वो बंद हो गई है, और लगभग आपके 75 जो आपके निजी स्कूल संचालक है या तो वो कोविड की वजह से या उन्होंने आत्महत्या कर लिया। तो हमें सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। और स्नेहलता जी ने कहा कि भाई 10%, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि हम राजधानी के जो स्कूल्स के बारे में न सोच के जो भी रिमोट एरिया के स्कूल्स है उनके बारे में भी सोचे, जहाँ की स्कूल की जो फीस है वो 3000 सालाना है। अब 3000 सालाना भी यदि उसको नहीं मिल रही है और आप यदि ऑनलाइन क्लासेज को जैसे आप इसको अगर गाइडलाइन में लाते हो तो ये उनके लिए एक चैलेंजिंग है। उसमें सर अब आपको चैलेंजिंग की बात आने लग गई। जब कोविड आया था अभिभावक बोल के रह गए कि क्यों आप कर रहे हो, कि मोबाइल हम कहाँ से लाएंगे, लेकिन तब आप लोगों ने मतलब कहा कि नहीं हम तो ऑनलाइन ही देंगे, मोबाइल खरीदो आप लोग। देखिए चाहे उनको पोसाए नहीं पोसाए, कहाँ से लाएंगे पैसा, गरीब कहाँ से, मतलब आप लोग अपने हिसाब से उसको मोड़ लेते हो। देखिए ऐसा है सर, मतलब टोटल व्यवसायीकरण है स्कूलों का, सिर्फ पैसा। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं जी, सारी गाइडलाइन की पालना करना सिर्फ स्कूल प्रबंधकों का ही काम नहीं है, अभिभावकों की जिम्मेदारी भी है कि वो ऑटो रिक्शा या जिस वाहन में भेजते हैं। मैं एक तरफ नहीं बोल रही है, अभिभावकों की जिम्मेदारी है, बच्चों की भी जिम्मेदारी है, ऑटो सबकी जिम्मेदारी है। ये कोविड सबके लिए, सबके बच्चे हैं, सबको पालना करनी चाहिए। लेकिन आपको लगता है संभव है एक ऑटो में 2 बच्चे भेजना? तो वो खर्चा बहुत बढ़ जाएगा अभिभावकों पे। नहीं है, एक ऑटो में 4 बच्चे बैठ सकते हैं, लेकिन पहले की तरह नहीं कि आप भरे जा रहे हो 10 बच्चों को, 12 बच्चों को, वो पॉसिबल नहीं होगा। कुछ तो त्याग करना पड़ेगा, ऑटो वालों को भी करना पड़ेगा, वजह कि उनके बच्चे उनके भी है, वो भी सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, उसको लेकर क्या कहना आपका? ठीक है, ठीक है उनकी गाइडलाइन कि ऑटो में जितना स्पेस है उतना ही बच्चों को बैठाएं, और स्कूल वालों को पूरा ध्यान देना पड़ेगा। नेता जी आप लोग पालना करवाएं गाइडलाइन की? करनी पड़ेगी इनको सर, हम उसमें कोविड के जो गाइडलाइन उसकी पालना कर रहे हैं, लेकिन मैं इसमें फिर कहना चाहता हूं कि इसमें जो हमारे अध्यक्ष साहब हैं वो कल मंत्री जी से इसके बारे में जरूर मिलेंगे, क्योंकि 50% यदि अभिभावक लिख कर देते हैं तो ऑनलाइन क्लासेज को संचालन करने में हमें कोई भी लिखकर नहीं मिलेंगे। राधेश्याम जी आपने सरकार के विरोध में जा रहे हैं? विरोध में नहीं है, इसके लिए सरकार को भी इसके बारे में सरकार को प्रैक्टिकल सोचना पड़ेगा। हमारे जो निजी स्कूलों की जो सरकार है वो सनेता जी का कहना है कि इनकी सरकार ने जो डिसीजन लिया है, जो गाइडलाइन जारी की है, उसकी पालना होनी चाहिए और अभिभावकों को बच्चों को अवसर मिलना चाहिए ऑनलाइन क्लासेस जारी रखने का। हालांकि राधेश्याम जी का कहना है कि अगर बच्चों के अभिभावक लिख के देंगे तो वे स्कूलों में, समय भाव के चलते आप दोनों को रोकना चाहूंगा राधेश्याम जी, समय भाव के चलते आप दोनों को रोकना चाहूंगा। राधेश्याम जी का कहना है कि अभिभावक लिख कर देंगे तभी वो इसे लागू कर पाएंगे, नहीं तो दोनों व्यवस्थाएं उनके लिए लागू करना असंभव होगा। सनेता जी का कहना है कि सरकार की गाइडलाइन है, उसको दोनों सरकार स्कूल को मानना पड़ेगा, स्कूल प्रबंधन को, और बच्चों को ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था करनी पड़ेगी। मुद्दा गर्म में आप दोनों पधारे, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। नमस्कार, ताज़ा खबरों को देखते रहिए A1 TV।